स्वागत है। जादू के कालीन नाटक का दूसरा अंक का दूसरा दृश्य हम सारांश देखेंगे। वह इस प्रकार है। बंधुआ मजदूरी से छुड़ाए हुए बच्चों को समाज सेविका और पत्रकार कलेक्टर की सहायता से राहत के लिए दुधारू गाय दिलवाते हैं, जबकि यह भी एक व्यंग है कि जिस गांव में सूखा पड़ा है, गांव वालों को न मजदूरी मिल रही है न ही खाने को कुछ है, फिर भी उन्हें राहत के लिए दुधारू गाय देते हैं, जो उनके लिए देखभाल करना मुश्किल होता है। कलेक्टर कहता है कि लड़कों को गायें और लड़कियों को सिलाई मशीन दी जाए, क्योंकि उसके पास पहले से किसी राहत कार्य के लिए दिए गए सामानों में से बचे हुए सिलाई मशीनें और गायें हैं, वही वह यहाँ पर देना चाहता है। लेकिन समाज सेविका बराबरी का मुद्दा उठाकर सभी बच्चों को गायें दिलवाती है, जो गांव वालों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन माता पिता के लिए राहत की जगह संघर्ष का कारण बन जाता है कि अपने लिए भोजन जुटाए या गायों के लिए। इस घटना के 6 महीने बाद की घटना है अंक 2। अंक 2 के दृश्य 2 में केशव, लाखन, संतो और अन्य बच्चे थके हारे सुस्त स्टेज पर बैठे हैं। गांव में सूखा, अकाल, भूख का हाल अभी भी वही है। संतो आकाश में पानी बरसाने वाले बादल देखकर दूसरे साथियों को भी दिखाती है। कोई कहता है हाँ बादल दिखाई देता है, कोई कहता है नहीं दिखाई देता, बरखा का कोई बादल दिखाई नहीं देता। संतो बेचारी सपना देखती है कि अभी बरखा आवेगी, हरी हरी घास उगेगी, गैया खावेगी, खाएगी तो दूध देगी, दूध से घी बनेगा, घी बेच सत्तू आवेगा और हम वह सत्तू घोल कर खा लेंगे। मतलब गाय की सेवा करके भी उन्हें सत्तू ही खाना है, और यह सब केवल सपनों में ही हो रहा है। इस सपने की कहानी के बीच लाखन आकर कहता है, वह बारिश के बादल नहीं, जादू का कालीन है। केशव ने बताया था ना। फिर बच्चे बस जादू के कालीन पर सवार हो जाते हैं, जो जो मन करता है खाते जाते हैं। कालीन बुनने वाली राजकुमारी को भी पकड़ लेते हैं और अपने इस खेल में मस्त हो जाते हैं। वे गीत गाते हैं, पड़ रहा छपनिया का काल, पड़ रहा कैसारी दुकाल, दियारी महंगाई ने मार, दमड़ी के हो गए 4, अन्न दाल का टोटा पड़ा, कपड़ा मिले न हाट, बालक सहारे रोते डोले, जीना जी का जंजाल, पड़ रहा छपनिया का काल, पड़ रहा कैसारी दुकाल। और यह गाना गाते मस्त रहते हैं। बच्चे भी हालात के मारे हुए हैं, लेकिन वे बच्चे हैं। इसके साथ ही गायों के रंभाने की आवाज़ आती है। कलेक्टर के घर पर गांव वाले अपनी गायें, जो उन्हें राहत कार्य के लिए बांटी गई थी, लेकर पहुंच जाते हैं कि हमसे गाय नहीं पलती, अब आप कुछ करो। कलेक्टर इन्हें देखकर नाराज होता है। इस हाल में मेरे पास गाय लेकर आए हो, मैं अब क्या कर सकता हूँ? सिलाई मशीन दी जा रही थी, तब तुम लोगों ने समाज सेविका और पत्रकार की बात मानी, और इस हालत में गाय का मैं क्या कर सकता हूँ? शायद पहले लाते तो कुछ कर भी सकता था। आप लोग तो ऐसे ही हो। बच्चे भी जब बहुत बीमार पड़ जाते हैं तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, और गाय की भी वही हालत बना रखी है। जैसे तैसे कलेक्टर गांव वालों को यह कहकर गाय समेत वापस भेज देता है कि अभी जाओ, कहूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर कलेक्टर मन ही मन सोचता है, बहुत खराब इलाका है, किसी तरह यहाँ से मैं अपनी बदली करा लूँ, बर्दाश्त के बाहर है यह सब। कलेक्टर के पास तभी लाखन आ जाता है, कहता है मेरी नौकरी चली गई, कल सूखे का दौरा करना शहर से बाबू आए थे, उनकी बातें सुनकर मेरी हंसी छूट गई। चाय की दुकान में मैं कप प्लेट धोने का काम करता था, वे कप प्लेट हाथ से छूट गए, टूट गए और मेरी नौकरी चली गई। अरे साहब, कल आप भी वहाँ थे, खूब खा रहे थे, हमें देखकर गुस्सा हो गए, लेकिन एक और खाने को नहीं दिया आपने। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे आपके शहर जाना भी नहीं है, मैं कहीं और चला जाऊँगा। मुझे क्या, मैं कहीं भी नौकरी कर लूँगा। रमई गाय की देखभाल नहीं कर पा रहा था तो उसे 100 रुपये में बेच आया। तभी केशव का बाप संतों की शादी के लिए रिश्ता लेकर आता है
जिसमें लड़के का बाप और संतों की शादी जिससे होने वाली है, उसका बेटा जो संतों की उम्र का है उसे देखने आते हैं। वह व्यक्ति रिश्ता वस्तु के तोल मोल के जैसा करता है। हम आगे बढ़े उससे पहले छात्रों, आप लोग वीडियो को देखते हो, डिमांड करते हो, लेकिन लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया कीजिए। और यह जो वीडियो है यह जादू के कालीन की सारांश की अंतिम वीडियो है। अगली वीडियो में हम प्रश्नोत्तर किस तरीके से पढ़ी लिखी जाएगी, सशंत्र व्याख्या की जाएगी, यह सब आपको बताया जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति संतों को देखकर कहता है, यह तो कमजोर है, मरगिल्ली, बीमार है क्या? आज शादी करूं और कल ही मर जाएगी ऐसी लग रही है। हंसकर केशव का बाप कहता है, खाती कम है, फायदा होगा, खर्चा पूछना है लड़की का। संतों जैसी छोटी बच्ची की कामकाज का बखान उसके माता पिता करते हैं। कहते हैं, कालीन बनाने की ट्रेंड है, दूर से लकड़ी लावे है, काम की पक्की है, कोई भी काम कराओ सब करती है, गाय भैंस की सानी पानी सब कर लेगी। हमारी भी गाय थी, अभी हम उसे कलेक्टर के फार्म पर छोड़ कर आए हैं। लेकिन शादी वाले लड़के के बारे में कुछ न पूछो, जानो। समाज और सामाजिक सबकी यही स्थिति थी उन दिनों। लड़के के बाप को संतों का हंसना भी अच्छा नहीं लगता है और वह 300-400, 350 रुपए लेकर मानो लड़कियों को खरीदना चाहता है और बाद में तो वह 2 लड़कियां लेना चाहता है, उसके लिए भी तोल मोल करता है। यह सब हमारे समाज और लोगों की मानसिकता बताते हैं कि लड़की महिला की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके बाद कालीन फैक्ट्री का सुपरवाइजर फिर से मजदूरी कराने के लिए बच्चों को लेने आ जाता है, लेकिन अब वह उन बच्चों को नहीं ले जाना चाहता क्योंकि कालीन का काम कर करके, कालीन बुन कर उनकी उंगलियां सख्त हो गई हैं। लाखन कहता है, तब तो तुमने कहा था कि ट्रेनिंग दिलाने जा रहे हैं और अब ये बेकार हो गए। इसकी गलती भी सुपरवाइजर बच्चों पर डाल देता है कि मुझे क्या मालूम था कि ये उंगलियां खराब कर लेंगे, दूसरे बच्चों को ले जाऊंगा। हमारे देश में न बच्चों की कमी है न भूखों की। लाखन विरोध करता है तो सुपरवाइजर इसे सांप कहकर गांव वालों से कहता है कि इसे भगाओ, लेकिन दादी आगे आकर उसका पक्ष लेती है कि वह सच कह रहा है और हमारे सुख दुख का साथी है। पिछली बार इसने अपना रेडियो बेचकर बच्चों को भोजन कराया था। तभी केशव समाज सेविका के घर से वापस आ जाता है। जैसा गया था वैसा ही वापस लौट आया है, न शिक्षा मिली है न लाट साहब बना है। लेकिन लौटने पर उसे एक भला मानुस मिला जिसने उसे बताया कि तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी सहायता आप करना होगी। उनकी एक सेवा संघ संस्था है, वो वहाँ काम करने वाले वो यहाँ काम करने आवेंगे, पुराने तालाब टंकियों की सफाई कराएंगे, मिट्टी जो धंस रही है उसे रोकने के लिए दीवार बनाएंगे, मजदूरी का प्रबंध करेंगे, खेती के लिए मदद करेंगे। दादी कहती है, कोई नहीं आवेगा, सब सपना है सपना, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन केशव समझाने की कोशिश करता है कि पहले हमें ही अपनी सहायता करना होगी, तभी दूसरे हमारे साथ होंगे। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो यही हाल रहेगा। इस बात से गांव वालों को कुछ बल मिलता है और वे गांव के 2 लड़कियों की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। 750 रुपये लेते हैं और उन पैसों से गांव के सुधार में पैसा लगाने का विचार करते हैं। रमई सभी को काम पर लगने को कहता है। औरतें लड़कियों की विदाई का गीत गाते हैं और इसके साथ ही जादू के कालीन नाटक के दूसरे अंक का दूसरा दृश्य यहाँ पूर्ण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंक 2 का दृश्य 2 यहाँ पूरा होता है, जिसमें लेखिका ने व्यंग के साथ साथ पोल भी खोली है कि शासन व्यवस्था नागरिकों की देखभाल के लिए है, लेकिन शासक ही नागरिकों का शोषण करते हैं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, जो पॉलिसी बनाई जाती है उनका दुरुपयोग करते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करते हैं।
जनता अनपढ़ है, अपने अधिकारों की जानकारी उन्हें नहीं है, जिससे वे शोषण का शिकार होते हैं और अपने पास सब कुछ होकर भी वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सभी उनकी सहायता के नाम पर उनका शोषण करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। जैसे समाज सेविका, पत्रकार, कलेक्टर, कोई भी हो, उनकी इस नाटक में भूमिका है कि वे केवल अपना काम बना रहे हैं। कलेक्टर शासन व्यवस्था से परेशान है, लेकिन वो भी परेशानी पैदा करने वाली व्यवस्था का एक अंग बना हुआ है। केशव एक छोटा बच्चा होकर भी यह बात समझ गया कि अपनी सहायता स्वयं करने वालों की ही सहायता दूसरे भी करते हैं। अर्थात जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, अपने अधिकारों की जानकारी हमें नहीं होगी, तब तक हम हमेशा शोषण का शिकार होते रहेंगे और इसके लिए शोषण करने वालों के साथ साथ शोषित होने वाला भी पूरा जिम्मेदार है। तो इसके साथ ही यहाँ पर नाटक का दूसरे अंक का दूसरा दृश्य का सारांश पूरा होता है। अब आप स्क्रीन पर इस दृश्य पर आधारित एक अंकीय प्रश्नमाला देख रहे हैं, जिनके उत्तर भी यहाँ दिए गए हैं। ये केवल आपको उत्तर लिखने में ही सहायता नहीं करेंगे, बल्कि इन प्रश्नों उत्तर से आपको सारांश लिखने में भी सहायता होगी। और अब हम जल्द ही कैरेक्टर्स की, चरित्रों की टिप्पणी लेकर और ससंदर्भ व्याख्या के नोट्स लेकर अगली वीडियो में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।